फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ एनालिसिस में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे आज के एफएक्यू सेक्शन का द हिंदू से। और ऐसे की जो हम बात करते हैं कि ऐसे हमें करना है हर संडे, ऐसे के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, जो कि 8 बजे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो आज की मैं कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आज आपको ऐसे लिखना है। ऐसे का टॉपिक मैं अभी आपको दे देती हूँ, उसके बाद आप ऐसे को आज सोच के लिखिएगा। तो टॉपिक आज का जो ऐसे का है वो आपको लिखना है कि कल हमने देखिए 2-3 दिन से हम रोज जो है चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो अब आपका जो एक टॉपिक होगा वो लिखिए। सो गाइज, आज का जो आपको ऐसे लिखना है वो लिखना है, वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड, वी हैव नो परमानेंट एनिमीज, वी हैव जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। बहुत रेलेवेंट है आज का ये टॉपिक। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में से आप एक अच्छा ऐसे बना सकते हैं। इस ऐसे को लिखिएगा। फिर आपको एक मॉडल ऐसे शाम को हम डिस्कशन करेंगे अपने ऐसे की क्लास में। और आज की सीएनए की क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे अपने एफएक्यू सेक्शन में। तो जो क्वेश्चन हैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जो है दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हुए हैं, उस चीज़ का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एडिटोरियल जो आज हमें देखना है वो है, हाउ विल यूएस वीज़ा बैन इम्पैक्ट इंडिया। तो देखिए, आपको पता होगा बहुत सारे इंडियंस जो है यूएस में काम करते हैं, और ज़्यादातर इंडियंस जो है हाई प्रोफाइल जॉब्स पे काम करते हैं, स्किल्ड जॉब्स पे काम करते हैं। तो वाइट हाउस ने 22 जून को एक प्रोक्लेमेशन किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वर्क टाइप हैं, जैसे कि हमने H1 वीज़ा की बात की थी, H4 वीज़ा हो गया, H1B वीज़ा हो गया, H2B वीज़ा हो गया, L1 वीज़ा हो गया, L2 वीज़ाज हो गए। तो ये सारे अभी हॉल्ट पे कर दिए गए हैं, और ये इस साल के कैलेंडर ईयर तक चलेंगे, मतलब कि December 31 तक सारे वीज़ाज हॉल्ट पर हैं। तो ये इसलिए किया गया है जिससे कि फॉरेन वर्कर्स को जो है अमेरिकन की जॉब को लेने से रोका जा सके, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस कोविड की वजह से आया हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो भी वीज़ा बैन किया है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा वीज़ास जो है स्किल्ड वर्कर्स के पास जाते हैं। अगर हम H1B वीज़ा की बात करें तो इंडियन स्किल्ड वर्कर्स जो है ज़्यादातर H1B वीज़ा के होल्डर्स होते हैं, और उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, मतलब कि H1B वीज़ा मान लीजिए मुझे मिला, तो मेरे डिपेंडेंट जो भी होगा उसको जो है H4 वीज़ा दिया जाता है। H2B वीज़ा जो है इशू किया जाता है सीजनल वर्कर्स को, जो कि लैंडस्केपिंग और हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं। L1 वीज़ा जो है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, कोई TCS में यहाँ पे काम कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र होकर के TCS UK में USA में चला जाए, तो उसको जो वीज़ा मिलेगा उसको L1 वीज़ा बोला जाता है। और J1 वीज़ा जो है बच्चों को मिलता है, स्टूडेंट्स को मिलता है, जो कि वर्क स्टडी प्रोग्राम में काम करते हैं। वर्क स्टडी प्रोग्राम का मतलब हुआ कि आप पढ़ने जा रहे हैं, बट साथ साथ आप कुछ जो है काम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ते पढ़ते जो है वेट्रेस का या वेटर का काम करते हैं, तो उनके लिए जो वीज़ा इशू होगा उसको हम J1 वीज़ा कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे लेटेस्ट पॉलिसी शिफ्ट का है, तो वो ये है कि क्या इस वीज़ा के चेंज से यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो इंडियन आईटी सर्विसेज हैं उनको बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि इंडियन आईटी सर्विसेज बहुत एक मेजर हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूएसए का है, और इससे जो है यूएस इकनॉमी कहीं ना कहीं फ्लैग होती है, और जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा यूएस पर्सनस के लिए ओपन होती हैं। इंडियंस के लिए ये जॉब्स जो हाईली सॉट जॉब्स होती हैं, आईटी वाले बहुत काम करना चाहते हैं सिलिकॉन वैली में, तो उनकी जो जॉब्स हैं वो मारी जाएंगी। तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फाइनली यूएस और इंडिया की टाइज पर। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो अगर हम इस मूव की बात करें, तो ये बेसिकली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 3 नवंबर 2020 को होने हैं, उसके रूप में उसमें जो है ट्रंप की पोजीशन को बॉल्स्टर मतलब बढ़ाने के लिए ये मूव लिया गया है। तो अब ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों इस तरह की मतलब ये इमिग्रेशन पॉलिसी को क्यों चेंज करना चाहता है। तो ट्रंप का जो इंस्टीट्यूशन है, ट्रंप का जो प्रेसिडेंटशिप है, कहीं ना कहीं उन्होंने मेकिंग मागा मतलब मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन करके एक नारा दिया था, और इसकी पॉपुलिस्ट टाइड पे वो जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे लास्ट टर्म में।
आते ही उन्होंने पहले जो है मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के ऊपर बैन लगाया था, और उसके बाद उन्होंने जैसे बात की थी, एक बहुत बड़ा रिटॉरिक किया था कि हम जो है एक वॉल बनाएंगे यूएस और मैक्सिको के बीच में, जिससे कि अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स जो कि मैक्सिको को क्रॉस ओवर करके यूएसए में आते हैं उनको रोका जा सके। 21 अप्रैल को जब व्हाइट हाउस ने 60 दिन का जो लीगल माइग्रेशन पे हॉल्ट लगाया था, उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रीन कार्ड की इशुएंस थी वो बैन कर दी गई थी। अब होल इस पॉलिसी में ये था कि बहुत सारी जो जॉब्स थी वो मतलब जो सेव की गई वो स्मॉल थी एज़ कम्पेयर टू जॉब्स जो कि फॉरेन नेशनल्स के पास जाती हैं, जो यूएसए के नॉन इमिग्रेंट वीज़ास पर आते हैं। तो ग्रीन कार्ड बेसिकली क्या है, इमिग्रेंट वीज़ा है, मतलब कि आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए तो मतलब आपको जो है जो माइग्रेशन स्टेटस आपका चेंज हो जाता है। अब जो यूजुअली जो फॉरेन वर्कर्स यूएसए में काम करते हैं वो ग्रीन कार्ड पे नहीं करके वो H1B वीज़ा वाले पे काम करते हैं, वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ास पे काम करते हैं। इसीलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ने लगे और जो फ़र्क पड़ा था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, सब्सटैंशियल फ़र्क नहीं था, इसीलिए जो एक ट्रंप ने ये मूव लिया है जिससे कि थोड़ा बहुत वो अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन को सुधार सके। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें यूएसए में तो 40 मिलियन के आसपास जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अभी फाइल हुए हैं, और एनालिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि बहुत सारे इनमें से जो क्लेम फाइल हुए हैं वो यूएस मतलब उन लोगों के हैं जो सीजनल वर्कर्स के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा ये भी बात की जा रही थी कि ग्रीन कार्ड को पॉज करने से केवल 3,58,000 जॉब्स जो है बचेंगी। तो अब आपको 40 मिलियन जॉब जनरेट करनी है और 3,58,000 बहुत कम है उसके सामने। इसीलिए ये जो प्रोसेस था H1B वीज़ा को हॉल्ट करना या फिर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को हॉल्ट करना, इसलिए ये किया गया है। ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपनी पिछली इमिग्रेशन पॉलिसी को के लूप होल को कहीं ना कहीं फिल करता हुआ नज़र आया है, और ये एक रेमेडियल मेजर है जिससे कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को जो है बैन के परव्यू में डाला जाएगा। रीजनिंग जो ऑफर की गई है व्हाइट हाउस के द्वारा वो ये है कि कोविड-19 का जो पैंडमिक है इसने अमेरिकन्स की लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, डिस्टर्ब किया है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री में ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ गया है, तो ऑलमोस्ट 13% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यूएसए में। मोटिव क्या है, क्या ये मोटिव पॉलिटिकल है? देखिए, जो स्टेटेड मोटिव दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो ये है कि लोगों की लाइवलीहुड्स को बचाया जा सके, फॉरेन नेशनल्स जो है हमारी जॉब्स को ना लेके जाएं। अब ये अनक्लियर है कि इसका क्या टेंजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। देखिए, अभी इन्होंने ये जो मतलब अभी बैन किया है, इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते कि वेदर ये जो मूव है ये एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सॉल्व कर पाएगा या नहीं। बट एक जो इससे बेनिफिट मिलेगा वो ज़रूर पोलराइजेशन का काम करेगा, पॉलिटिकल बेनिफिट ज़रूर मिलेगा ट्रंप को। रीज़न मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है इतना ज़्यादा ना मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो H1B वीज़ा सिर्फ उनकी वजह से ही लोगों में वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब अगर आप 13% का ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात कर रहे हैं उसमें से बहुत कम पोर्शन है जो कि स्किल्ड वर्कर्स का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। ज़्यादातर जो अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं वो बाकी एरियाज़ में हुआ। सेमी स्किल्ड जॉब्स इन सब में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है यूएसए के अंदर। तो ये जो बैन है ये 2020 कैलेंडर ईयर के एंड तक रहेगा, एटलीस्ट दिसंबर 2020 तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि यूएसए की फर्म्स या कोई भी ऐसी फर्म जो यूएसए में ऑपरेशन कर रही है और जो कि स्किल्ड फॉरेन नेशनल के ऊपर काम जो है डिपेंड करती है, उनको अब जो है हायरिंग बंद करनी पड़ेगी बाहर से। जब तक ये बैन चलेगा तब तक वो बाहर से हायरिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनको अल्टीमेटली जो है सिर्फ अमेरिका के अंदर से हायरिंग करनी पड़ेगी अगर अर्जेंट नीड होती है। तो अब ऐसी फर्म की अब ये कितनी फर्म्स हैं जो ऐसी हायरिंग करेंगी इकोनॉमिक डिप्रेस टाइम्स में, ये अपने आप में क्वेश्चनेबल चीज़ है। देखिए, एज ए हायरिंग मैनेजर मैं आपको बता सकती हूँ, जब भी इकोनॉमिकली डिप्रेस टाइम होता है, आउटलुक अच्छा नहीं होता, तो हायरिंग जो है हॉल्ट कर दी जाती है। तो अब ये जो बैन लगाया है, आप खुद सोचिए कि बैन लगाने से फ़ायदा क्या हुआ। कितनी ऐसी फर्म्स होंगी जो इकोनॉमिक डिप्रेस टाइम में लोगों को हायर करने की कोशिश करेंगी, और कितनी जो है ये अगले 6 महीने में करेंगी।
क्योंकि अब 6 महीने बचे दिसंबर तक। तो ये 2 बड़े क्वेश्चंस हैं जो इस पॉलिसी की इफ़ेक्टिविटी को मेजर करेंगे कि कितनी फर्म्स एक्चुअली हायर करती हैं और उनमें से कितनी फर्म्स जो है दिसंबर एंड तक हायर करती हैं, क्योंकि ये बैन तो दिसंबर एंड तक ही चलना है। तो हम ये सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि बहुत कम ऐसी जो फर्म्स हैं वो इतने टाइम पीरियड में हायर करेंगी और सिर्फ अमेरिकन्स को हायर करेंगी। तो ये जो पॉलिसी है, ये जो कैंपेनिंग है, बेसिकली सिर्फ एक कैंपेन टैक्टिक है। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इकोनॉमिकली नहीं पड़ेगा। बाकी क्या पॉलिसीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीज़ा बैन को लेकर के? तो अगर ये हम देखें 2020 के रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन की बात करें, क्योंकि आपके जो ट्रम्प जी हैं ये रिपब्लिकन पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि उनका जो मंत्रा है MAGA, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरा अमेरिका फर्स्ट का जो मंत्र है ये ट्रम्प बोलते हैं। और कहीं ना कहीं जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं उसमें वो इस रिटोरिक को अप करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रोक्लेमेशन है ये शायद एक पॉलिसी चेंज नहीं लेकर के आएगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे देखिए फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 के बीच में ऑलमोस्ट 20 मिलियन US वर्कर्स की जॉब लॉस हुई थी, और एम्प्लॉयर्स ने H1B वीज़ा को और L पोजीशंस को जो है फिल किया था इन जॉब्स के लिए, ऐसा अमेरिका मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना है। बट अगर हम डेमोक्रेटिक राइवल की बात करें जो कि जो बिडेन हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो ट्रम्प के वीज़ा बैन प्लान को कहीं ना कहीं स्पॉइलर के रूप में काम कर सकते हैं। उसके अलावा बैकलैश जो है अमेरिकन कंपनीज से भी मिल रहा है कि जो कि एम्प्लॉयर्स हैं और जो कि बहुत सारे नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स को हायर करते हैं। अगर आप गूगल की बात करेंगे तो गूगल में एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है इंडियंस का, यहाँ तक कि उसके CEO आपको पता है वो भी इंडियन है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन फर्म्स हैं उनको ये पसंद नहीं आया है, ट्रम्प का ये जो भी कैंपेनिंग है ये उनको अच्छा नहीं लगा है। एक बार इस तरह की पॉलिसी बन जाती है तो लाइक्लीहुड होती है कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए दोबारा कोई इस पॉलिसी को यूज़ कर सके। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा ये। और इससे जो है अगर मान लीजिए दिसंबर के बियॉन्ड इसको एक्सटेंड किया जाता है, अगले 1.5 से 2 साल के लिए अगर इस पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया, तो सिलिकॉन वैली की बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इंडियन जो कंपनीज़ हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ये अच्छी। हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लें तो बहुत सारी कंपनी जो है विलिंग होंगी इंडिया के अंदर रीलोकेट करने के लिए। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने तो तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए रिस्पॉन्ड किया था ट्रम्प के इस प्रोक्लेमेशन को कि इमिग्रेशन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है अमेरिका की इकोनॉमिक सक्सेस को लेकर के, और अमेरिका को ग्लोबल लीडर बनाया है टेक्नोलॉजी के फील्ड में। गूगल एज ए कंपनी जो आज इतनी स्ट्रॉन्ग है उसमें बहुत बड़ा हाथ है इमिग्रेंट्स का। इसीलिए सुंदर पिचाई ने बोला था कि वो डिसअपॉइंटेड हैं आज के प्रोक्लेमेशन को लेकर के, और वो इमिग्रेंट्स के साथ काम खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड किया जा सके। एलोन मस्क जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला के CEO हैं, एप्पल के जो CEO हैं टिम कुक, इन सभी ने सिमिलर मैसेजेस अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए हैं। क्योंकि अगेन आप अगर स्पेस एक्स की बात करें, टेस्ला की बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारे जो है टेक्नोलॉजी जायंट्स, इनमें एक बहुत ही बड़ा वर्कफोर्स इमिग्रेंट वर्कफोर्स होता है जो कि H1B वीज़ा पे काम करते हैं। इंडस्ट्री लीडर्स जिस तरह से अगर इस बात पे प्रेशर डालेंगे तो लॉबिंग कहीं ना कहीं हो सकती है कि क्लोज डोर के पीछे इनके राइवल के साथ लॉबिंग की जाए इंडस्ट्री के द्वारा। फिर उसके अलावा लॉ सूट्स फाइल किए जा सकते हैं सिविल लिबर्टी ग्रुप्स के द्वारा, जिससे कि इस बैन को या तो रिवोक किया जा सके या फिर इस बैन को जो है ओवरलुक किया जा सके, या इसमें थोड़ा सा इसको कमज़ोरी प्रदान की जा सके। या फिर लॉबिंग ये भी की जा सकती है कि बिडेन का जो है मजबूत है, बिडेन को मजबूती मिल सके, और बिडेन कहीं ना कहीं इसके ऊपर इस जो प्रोक्लेमेशन है इससे अपना पॉलिटिकल गेन बिडेन जो है उस सेक्टर में कर सकता है। स्पेसिफिकली जो इमिग्रेंट सेक्टर है, जैसे इंडियंस हो गए, फिर चाइनीज़ हो गए, बहुत सारे इंडियंस और चाइनीज़ नेशनल्स वो फाइनली सिटीजनशिप ले चुके हैं अमेरिका की, तो उस वाले से उन लोगों में जो मजबूती बनेगी बिडेन की।
तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक डाउन टर्न जिसने ऑलरेडी एक पैंडमिक की वजह से इकोनॉमिक डाउन टर्न ला दिया है, वहाँ पे हम और ज़्यादा लॉसेस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहे हैं इस बेस को, वर्कफोर्स के बेस को, जो कि इफेक्ट होगा या फिर जिसके सेंटिमेंट्स जो है इस बैन के साथ नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। अब इंडियन कॉरपोरेशंस कैसे हिट होंगी? जो मेजर आईटी मेजर्स हैं उनको जो है अपने ऑर्डर बुक्स को थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिकवरी थोड़ी सी हमारी हो सकती है स्लो डाउन हो जाए, अंडरमाइन हो जाए इस मूव से। ये देखिए एक क्रूशियल इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस जो गुड्स पर हैं, मूवमेंट ऑफ जो लोगों के ऊपर था, धीरे धीरे वो लिफ्ट हो रहा है और इंडिया धीरे धीरे अपना पीक के आसपास रीच करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में ये जो आईटी का सेक्टर है ये कहीं ना कहीं हमेशा हमारे लिए ऑल वेदर सेक्टर होता है, जो बाकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब जो आईटी सेक्टर है वो एडवर्सली इम्पैक्ट हो जाएगा तो अगेन हमारी इकोनॉमी जो कि बैड शेप में थी उसको और ज़्यादा जो है वर्स शेप में चली जाएगी इस बैन के साथ। आईटी एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हैं और वो सिग्निफिकेंटली H1B वीज़ा पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे में हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हो सकता है। यूएसए हमें इंपोर्ट करता है सर्विसेज ऑलमोस्ट $29.6 बिलियन के, और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो हम एक्सपोर्ट जो है वहाँ ज़्यादा करते हैं। ऑलमोस्ट 2017-18 में जो है 4.9% के आसपास हमारा जो ट्रेड थी वो यूएसए की सिर्फ आईटी सेक्टर में थी। तो मेजर सर्विस एक्सपोर्ट्स जो यूएसए को हैं इंडिया की तरफ से वो टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, आईटी सर्विसेज हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ट्रैवल सेक्टर्स हैं, और ये सारे सेक्टर जो है इस बैन के साथ एडवर्सली इम्पैक्ट होंगे। अभी तक यूएसए ने 85,000 H1B वीज़ाज एनुअली जो है इशू किए थे, उसमें से 20,000 जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को जाते हैं और 65,000 जो वीज़ाज होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स के पास जाते हैं। इंडियंस को इन 85,000 में से 70% जो वीज़ाज हैं वो इंडियंस को इश्यू होते हैं। माइग्रेशन पॉलिसी के चेंज होने के साथ साथ ये प्रेडिक्ट किया गया है कि 2,19,000 जो वर्कर्स हैं इंडियंस वो ब्लॉक हो जाएंगे इस प्रोक्लेमेशन से। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है अभी तक तो म्यूटेड है। वो लोग ये हाईलाइट कर रहे हैं कि हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वो कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करते हैं यूएसए की इकनॉमी को। बट इस बैन के साथ साथ जो हाईली स्किल्ड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है वो एक डबल एज स्वॉर्ड है, और ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ साथ कि जहाँ पे आईटी सर्विसेज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक्चुअली ड्रॉप हुआ है अप्रैल से मई 2020 के बीच में। तो वीज़ा बैन जो है बेसिकली एक सही मूव नहीं है, पॉलिटिकल मूव है ये। एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयमेंट था आईटी सेक्टर में वो कम हुआ है, क्योंकि आप ये देखिए पैंडमिक के टाइम पे सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आईटी सर्विस की डिमांड बल्कि बढ़ी है। तो ये जो बैन है ये स्किल्ड जॉब्स जो है जनरेट करने का काम करेगा या नहीं ये तो पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं कंपनीज़ को जो है एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो एजम्पशन ये है कि ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमिग्रेशन पॉलिसी को ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ये शायद जो है फेल हो जाएगी, ये काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे कुछ एडिशनल बेनिफिट अमेरिकन इकोनॉमी को नहीं मिलना है। हाँ, ट्रंप को थोड़ा बहुत एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, वो भी अगर लॉबिंग की गई जो बिडेन के द्वारा, और कंपनीज जो है जो बिडेन को अगर वो सपोर्ट करती हैं तो उसको जो भी बेनिफिट मिल रहा होगा अनस्किल्ड वर्कर से वो जो है नेगेट हो जाएगा स्किल्ड वर्कर्स के दूर जाने से। तो नेट जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अमेरिका को, अल्टीमेटली जो नेट होगा वो लॉस होगा। पर इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इमर्ज हो सकता है, जहाँ पर अब हम अगर इंडस्ट्रीज़ को जो है बोलें कि वो इंडिया के अंदर ऑलरेडी देखिए गूगल के ऑफिसेज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिसेज़ हैं इंडिया के अंदर, IBM के ऑफिसेज़ हैं इंडिया के अंदर, तो हो सकता है कि वो इंडियंस में इंडिया के अंदर ज़्यादा हायरिंग करें और यहाँ से जो है वर्क जो है वो करें, आउटसोर्स करें अमेरिका को। तो ऐसा भी हो सकता है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे इंडियंस ऑल्दो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, बट ये हमारे लिए जो है स्ट्रेंथ बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्ड कर लेते हैं, इंटरनेट सर्विसेज जो है बेटर प्रोवाइड करते हैं उन एरियाज़ में, आईटी के एरियाज़ में, तो इससे जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे बेटर हो सकता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि वाई देयर इज़ अ स्ट्रेस ऑन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। तो आपने देखा होगा कि 22-23 जून को जो है
पतंजलि ने एक दवाई लॉन्च की थी कोरोनिल और स्वासरी, और ये कहा था कि ये कोविड-19 को 7 दिन के अंदर ही सही कर देंगी। अब इसको जो है तुरंत जो हमारा मेडिकल एरिया था, मेडिकल जितने भी डॉक्टर्स वगैरह था, उन्होंने डिसबिलीव से बोला, और मीडिया में काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था। बहुत सारे लोग आयुर्वेदा की उच्चतम क्वालिटी दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग इसके लेकर के स्केप्टिकल थे। कंपनी ने ये भी एक और क्लेम किया था लॉन्च करते वक्त कि उन्होंने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किए हैं कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के ऊपर, और इस ट्रायल में उनको फेवरेबल रिजल्ट मिला है। तो इस बार जो इन्होंने लॉन्च की दवाई वो डंके की चोट पे की थी कि हमने ट्रायल किए हैं, क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि कंपनी को ये जो एडवर्टाइजमेंट है कि ड्रग क्योर है कोविड-19 का, इसको रोकना चाहिए। और तुरंत आयुष मिनिस्ट्री ने कहा था कि इससे जो है प्रोविजन ड्रग और मैजिक रेमेडीज़ के जो प्रोविजंस हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट के रूप में ये देखा जाएगा, और इसी के चलते हुए एक ये फेक दवाई के रूप में मतलब आ रहा है। कोई इनके जो ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्क्रूटनी को स्टैंड नहीं करते, इसलिए इनको तुरंत ये जो क्लेम है उसको बंद करना होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने कहा कि स्टडी इस गवर्नमेंट नहीं जानती कि स्टडी में इन्होंने क्या किया, किस तरह से स्टडी करी, और उन्होंने जो है पतंजलि आयुर्वेद को डायरेक्ट किया था कि आप अर्लीस्ट बेसिस पे हमें डिटेल दीजिए स्टडी की, अपना जो है दवाई का नाम दीजिए, कॉम्पोजिशन बताइए, कौन कौन सी मेडिसिन आपने यूज़ की हैं, ये बताइए कि आपने किसके ऊपर ट्रायल्स किए हैं, कौन से हॉस्पिटल में ट्रायल किए गए थे, क्या प्रोटोकॉल था, सैम्पल साइज़ क्या था, फिर एथिक्स कमेटी के क्लियरेंसेस मिले थे कि नहीं, CTRI रजिस्ट्रेशन हुआ था कि नहीं, रिज़ल्ट का डेटा मतलब रिज़ल्ट का जो आपका जो सैम्पल था वो कितना बड़ा था। और जब तक ये सारी डिटेल्स नहीं मिलेंगी और इनको जो है इनकी साइंटिफिक स्क्रूटनी नहीं हो जाती, तब तक इस तरह का एडवर्टाइजमेंट जो है वो अलाउड नहीं होगा। मिनिस्ट्री ने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, उसको भी कहा कि आप लाइसेंस की कॉपी दिखाइए, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट अप्रूवल आपने दिया है उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन के तहत, उसको भी आप जो है दोबारा चेक कीजिए, जांचिए। मीडिया रिपोर्ट से ये पता चला है कि अभी जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया था पतंजलि के द्वारा, उसमें केवल 100 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किया गया था जो कि पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, और उनको जो मेडिसिन है 5 जो है बीच में ड्रॉप आउट कर गए थे, तो टोटल 95 लोगों के ऊपर ये ट्रायल हुआ था। उसमें से 45 को दवाई दी गई थी, 50 को दवाई नहीं दी गई थी। और उसके बाद ये देखा गया था कि क्लेम ये था कि 69% मतलब कि 31 जो कि वो नेगेटिव टेस्ट हुए तीसरे दिन, और 25 जो कि प्लेसिबो पे थे वो टेस्ट हुए नेगेटिव। तो ये जो है देखा गया था, ये जो क्लिनिकल ट्रायल में ये रिज़ल्ट आया था, मतलब जो कल इन्होंने एडिटोरियल दिया था उसमें रिज़ल्ट थोड़ा सा गलत था। तो टोटल जो है ये इनके क्लिनिकल ट्रायल में ये रिज़ल्ट आया था कि जो 45 लोग जिनको दवाई दी गई थी, उनमें से 31 लोग जो है नेगेटिव टेस्ट हुए तीसरे दिन, और 50 लोग जिनको दवाई नहीं दी गई थी उनमें से 25 लोग जो है नेगेटिव टेस्ट हुए थे। अब ये रैंडमाइज ट्रायल कहाँ पर हुआ थे, मतलब क्या होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, क्या होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्यों किए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है? RCT मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये एक स्टडी होती है जहाँ पर लोग जो है रैंडमली एलोकेट किए जाते हैं, बाई चांस किसी को जो है प्लेसिबो दिया जाएगा और किसी और को जो है दवाई दी जाएगी। और इसमें जो एक इंटरवेंशन है, ये इसमें एक हम जो है कंट्रोल ग्रुप लेते हैं जिससे कि हम रिजल्ट्स को टेस्ट कर सकें, ठीक है। तो एक ग्रुप होता है जिसको प्लेसिबो दिया जाएगा, प्लेसिबो मतलब कि फेक दवाई, उसको एक्चुअल दवाई नहीं दी जाती है। और एक ग्रुप होता है टेस्ट ग्रुप, जिसको जो है एक्चुअल दवाई दी जाती है। और टेस्ट ग्रुप और प्लेसिबो मतलब कंट्रोल ग्रुप में जाने जो है रैंडम बेसिस पे होता है, कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि किस बेसिस पे कोई टेस्ट ग्रुप में जाएगा या किस बेसिस पे कोई कंट्रोल ग्रुप में जाएगा। तो आइडिया ये होता है, ये एक बहुत साइंटिफिक ट्रायल होता है। देखिए, अगर टेस्ट ग्रुप जो है अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है
और कंट्रोल ग्रुप में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये टेस्ट ग्रुप में कहीं ना कहीं रिजल्ट्स जो अच्छे होंगे बेसिकली वो हमारे मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से अच्छे होंगे। प्रोफेसर मधुकर पाई जो कि डायरेक्टर हैं मैकगिल ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम के, उन्होंने कहा था कि आरसीटी जो है मल्टीपल फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि किस तरह का इंटरवेंशन यूज़ किया गया है, कितने पार्टिसिपेंट्स थे। एक सिंगल ब्लाइंड ट्रायल का मतलब होता है पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टिगेटर उनको नहीं पता होता कि कौन किस किस को कौन से ग्रुप में डाला गया है, पार्टिसिपेंट या फिर इन्वेस्टिगेटर। सिंगल ब्लाइंड मतलब कि या तो पार्टिसिपेंट को नहीं पता होगा या फिर इन्वेस्टिगेटर मतलब जो भी सर्वे कर रहा है, जैसे डॉक्टर की हम यहाँ पे बात करें, उसको नहीं पता होगा कि कौन से ग्रुप में कौन डाला गया है। सिंगल ब्लाइंड में दोनों में से किसी एक पार्टी को नहीं पता होगा। डबल ब्लाइंड में दोनों पार्टीज़ को नहीं पता होता, मतलब पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता, इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता। ट्रिपल और क्वाड्रिपल ब्लाइंड ट्रायल्स भी होते हैं, जहाँ पर 3 या 4 जो है रेलेवेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि ट्रीटमेंट किसको कौन से ग्रुप में डाला गया है। ठीक है, तो आरसीटी एक अच्छा टूल, क्या आरसीटी एक अच्छा टूल है एपिडेमिक्स के वक्त, या फिर हमें आरसीटी क्यों चाहिए? देखिए, कोई और जो डिज़ाइन है वो इतना काउंटर फैक्चुअल कंपैरिजन नहीं कर पाती। जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं ना, रिसर्च में स्कोपार जो है यूज़ किया जाता है। अगर आपको अच्छी रिसर्च करनी है तो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए जिसका नाम होता है स्कोपार। स्कोपार में हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटीज़ जो है टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन किया जाता है, मतलब सिमिलैरिटी क्या क्या, मतलब दोनों ग्रुप में क्या क्या चीज़ सिमिलर है वो टेस्ट की जाएंगी। फिर सी से हम कॉन्ट्रास्ट टेस्ट करेंगे, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे। ओ से जो है ऑपोजिट्स देखेंगे, क्या टोटली मतलब क्या दवाई बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रही है बिना दवाई के, ये चीज़ टेस्ट की जाएगी। रिलेशनशिप देखेंगे, कितना जो है रिलेशनशिप है ट्रीटमेंट का और हमारी जो है क्योर होने का, कितना रिलेशनशिप हुआ है, कितने % का रिलेशनशिप है। फिर और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो है टेस्ट की जाती हैं, पर्सोनिफिकेशन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके अलावा रिपीटेशन किया जाता है। तो ये रैंडमाइज्ड ट्रायल में ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, एक अच्छे रिसर्च के लिए हमें सिमिलैरिटी, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट, रिलेशनशिप, रिपीटेशन, ये सारी चीज़ें जो है टेस्ट करनी होती हैं और ये चीज़ें रैंडमाइज्ड ट्रायल में हो पाती हैं। तो इसीलिए रैंडमाइज्ड ट्रायल जो है सुपीरियर होते हैं बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। ये एक तरह से आप इसको लेबोरेटरी कह सकते हैं, एक तरह से लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं जहाँ पे आप अपने रिसर्च को हाथ के हाथ टेस्ट कर सकते हैं। आपने जो भी हाइपोथेसिस ली है, जो भी ड्रग लिया है, उसका आप तुरंत टेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा जो रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल होगा उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसमें ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो 45 लोग, आप सोचिए कि इंडिया के अंदर अकेले जो है 5 लाख केसेस हो गए, पॉपुलेशन आपकी 5 लाख की है और आपने जो सैम्पल साइज़ लिया केवल 45, बहुत छोटा सैम्पल साइज़ है ये। तो सैम्पल साइज़ जो है सबसे पहली चीज़ तो सफिशेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, ये जो है 2 एंड पॉइंट्स हैं, इनको हमें टेस्ट करना है। फिर उसके अलावा हमें ये भी देखना है कितने लोग कितने दिन जो है हॉस्पिटल में स्टे हुआ है। उसके अलावा हरी हाइप और मार्केटिंग जो है ड्रग्स की, ये साइंस नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग है। जैसे कि आयुर्वेदिया या पीरावीर हो गया, ये सारी चीज़ों को जो है एज ए मैजिक के रूप में लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो है साइंटिफिक स्क्रूटनी पे खड़े नहीं होते हैं। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सेफ़ और अच्छे ड्रग्स को हम डेवलप करें और रियल वर्ल्ड सेटिंग में डेवलप किए जाएँ। हमें बेस्ट एविडेंस मिलना चाहिए रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल से, और बाकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जो है कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता, इसीलिए जो है रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। अच्छा, अगर कोई वेल डिज़ाइंड रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल होगा तो रिसर्चर जो है रैंडम असाइनमेंट करेगा पार्टिसिपेंट का, और ये भी असेस करेगा कि रैंडमाइजेशन जो है सफिशिएंटली एलिमिनेट कर रहा है बाकी फैक्टर्स को या नहीं, जैसे कि सिलेक्शन बायस को ये एलिमिनेट कर रहा है या नहीं। रिसर्चर जो है ग्रुप को काफ़ी दिन फॉलो करते हैं, डेज़, वीक्स, ईयर्स और इवन बहुत दिनों के तक वो फॉलो करते हैं, जिससे कि क्लिनिकल एंड पॉइंट्स को वो ऑब्जर्व कर सकें। एंड में सारी चीज़ें अगर इक्वल हैं तब ये पॉसिबल होता है कि बेनिफिट एक्स ग्रुप को ज़्यादा मिला या कंपैरिजन टू वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप मान लीजिए हमने टेस्ट ग्रुप ले लिया और वाई ग्रुप यहाँ पे हम कंट्रोल ग्रुप की बात करें, तब हम जो है उनका कंपैरिजन करते हैं। ये भी सॉलिडारिटी और रिकवरी, 2 आपके ट्रायल्स हैं जो लार्ज स्केल, जहाँ पे आरसीटी हो रहा है, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं कोविड को लेकर के, और ये जो है
और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए। तो फ्यूचर क्या है? देखिए साइंस जो है हमेशा साइंटिफिक बेसिस पे कोई भी वैक्सीन या कोई भी थेरेपेटिक्स मतलब ड्रग्स जो है बनाया जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 200 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में जिन्होंने लिस्ट किया गया है, और वो रिजल्ट्स ओवर टाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अगर हम पतंजलि आयुर्वेद की बात करें तो रेगुलेटर का इमीडिएट और साइंटिफिक रिस्पांस जो है अनपब्लिश्ड क्लेम्स का ये था कि क्लेम्स अनपब्लिश्ड हैं, और ये सब चीज़ें जो है काफ़ी इसेंशियल होती हैं, और रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप किसी को जो है किसी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आप शो कर सकते हैं। तो जो क्लेम था ये वेरीफाइबल नहीं है, अनपब्लिश्ड क्लेम्स है, क्लिनिकल स्क्रूटनी को ये स्टैंड नहीं करता है, और इसी तरह से इस क्लेम को जो है हम रेलेवेंट क्लेम के रूप में नहीं देख सकते अपने साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पे। तो ये कहीं ना कहीं फिर क्वैकरी के ही नाम पे आएगा, ये एक एक्चुअल साइंस के बेसिस पे ये क्लेम नहीं बनाया गया था। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो आज हमें डिस्कशन करना है वो मलाबार रिवेलियन का है, जिसको मोपला रिवेलियन भी कहा जाता है। 1921 में ये हुआ था। तो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर आई है। देखिए एक मलयालम फिल्म जो है डायरेक्टर थे, उन्होंने मलयालम फिल्म प्रोजेक्ट जो है अनाउंस किया था 22 जून को, जिसका नाम था वरिया कुन्नान। ये वरिया कुन्नान जो है वरियम कुन्नात मोहम्मद हाजी के ऊपर बनाया गया है, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट थे मलाबार रिवेलियन ऑफ 1921 के। इनको जो है एग्जीक्यूट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। 3 और डायरेक्टर्स जैसे कि इब्राहिम बेंगरा, पीटी कुंजू मोहम्मद और अली अकबर ने भी अनाउंस किया कि उनकी फिल्म भी सेम हिस्टोरिक फिगर के ऊपर बेस्ड होगी। अनाउंसमेंट जब अबू ने किया, जो कि एक लेफ्ट सपोर्टर है, इससे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और बहुत सारे जो आउटफिट्स हैं संघ परिवार आउटफिट्स हैं, उन्होंने जो एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन थे जो कि हाजी का रोल प्ले करने वाले थे, उनको दबाव बनाया कि वो इस रोल को एक्सेप्ट ना करें, वरियम कुन्नान का जो रोल है उसको एक्सेप्ट ना करें। अकबर सपोर्टर हैं संघ परिवार के, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि वो पोर्ट्रे करेंगे रिबेलियन के सही फेस को। हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो एक सदी पहले जो हुआ था वो उसकी बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आ गई है। तो आपके जो ये देखिए प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आपकी होमवर्क है कि आप मोपला रिवेलियन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी इसमें फिगर्स थे सबके बारे में आप देखेंगे, कहाँ पे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये सारा आपको पढ़ना है। अब देखिए 1921 की ये फिल्म है, उसके 1921 में मोपला रिबेलियन हुआ था, उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? तो इतनी कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है क्योंकि जो हिंदू ऐक्या वेदी ने कहा था कि ये जो हाजी का रोल है, ये जो फिल्म है, ये हाजी के रोल को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रही है। अगर हम हाजी की बात करें तो हालांकि उन्होंने देखिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ नो डाउट अपनी कम्युनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा वो खड़े हुए थे, बट अल्टीमेटली ये रिबेलियन कहीं ना कहीं हिंदूज़ के खिलाफ भी एट्रोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बहुत सारे हिंदूज़ का कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन किया गया था, और उनके घरों को जला वला दिया गया था। तो इसलिए यहाँ से जो है कंट्रोवर्सी आ रही है कि आप उस व्यक्ति को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के थ्रू, जिसने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करी थी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के ऊपर। तो रेबेलियन की वजह से आज भी पैशंस क्यों स्ट्रोक हो जाते हैं? मलाबार रिवेलियन को मापला या मोपला रिवेलियन भी कहा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये मलाबार रीजन में जो है अगस्त 1921 में चालू हुई थी, जो कि सदर्न तालुक्स में लाई करता है मालाबार के। उस वक्त जो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उन्होंने हाजी को अल्टीमेटली जनवरी 1922 में कैप्चर किया था, और हाजी के कैप्चर होने के बाद रिबेलियन धीरे धीरे शांत हो गया, फिजल आउट हो गया। लार्जली ये जो रिबेलियन था ये गुरिल्ला टाइप अटैक होते थे जन्मीस के ऊपर। जन्मीस का मतलब फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और जो कि ज़्यादातर अपर कास्ट हिंदूज थे। तो यहाँ पे ये देखिए प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली जो मोपला वर्कर्स थे वो मुस्लिम्स थे, मालाबार में वो काम करते थे, और लैंडलॉर्ड्स हिंदू थे। अब आपको पता होगा जितनी भी ट्राइबल रिबेलियंस हुई हैं या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक रिबेलियंस हुई हैं, और ये मोपला रिबेलियन अकेला नहीं, बहुत सारी रिबेलियंस हुई हैं जहाँ पे वर्कर्स जो है लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब ऐसे में बहुत सारी जगह ऐसा हुआ, जैसे कि ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी सारे लैंडलॉर्ड्स हिंदू थे और सारे जो वर्कर्स थे वो मुस्लिम्स थे। तो उसको जो है क्योंकि वर्कर्स मुस्लिम थे और जो लैंडलॉर्ड हिंदू थे, तो एक कम्युनल एंगल भी जुड़ गया था, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनल टेंशन्स भी जो है क्रिएट हुई थी।
तो यहाँ पे ये जो रिबेलियन थी या इसमें गुरिल्ला टाइप के अटैक किए जाते थे फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, मतलब जमींदारों के ऊपर। ये जमींदार ज़्यादातर अपर कास्ट हिंदू थे। फिर उसके अलावा पुलिस के ऊपर भी अटैक किए गए थे और ट्रूप्स के ऊपर भी अटैक किए गए थे। मोपलास जो है विक्टिम थे ऑपरेसिव एग्रेरियन रिलेशन के। ब्रिटिशर्स ने जो एक ऑपरेसिव रेजीम चलाया हुआ था उससे देखिए सारे ही जो वर्कर्स थे वो, या एग्रेरियन जो भी हमारे वर्कर्स थे, बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो मुस्लिम्स का हुआ वो बेसिकली खिलाफत एजिटेशन के रिजल्ट की वजह से हुआ था। गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन की एक डिमांड की, उससे एक जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन था उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो रिलीजियस एंगल को यूज़ करके अपनी सफरिंग को रिलीजियस एंगल के बेसिस पे जो है दिखा सकें। तो जो ऑपरेसिव सिस्टम चेंज करना चाहते थे, उनका जो शिकायत थी वो एडमिनिस्ट्रेशन से थी। बेसिक जो उनकी प्रॉब्लम थी वो एडमिनिस्ट्रेशन से थी, नो डाउट वो लोग सफ़र कर रहे थे। बट अगेन जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी था उसने जो है कम्युनल एंगल, रिलीजियस एंगल यूज़ करके इसके खिलाफ जो है एक मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की, क्योंकि कम्युनिटी के नाम पर मोबिलाइजेशन आसानी से हो सकता है। तो कम्युनल जो है मोबिलाइजेशन किया गया था। वहाँ पे एक्सेसेस दोनों तरफ साइड पे बहुत ज़्यादा दोनों ने एक दूसरे के ऊपर की। रिबेल्स ने बहुत ज़्यादा जो है क्षति पहुँचाई थी। गुरिल्ला जब अटैक होते हैं तो आपको पता है कि घरों को जला देते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एट्रोसिटीज़ दोनों साइड से कमिट की गई थी, गवर्नमेंट ट्रूप्स के द्वारा भी और रिबेल्स के द्वारा भी। मर्डर बहुत हुए थे, लूटिंग, फोर्स कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें की गई थी। तो हिंदुओं को पकड़ के कन्वर्जन्स किए गए थे और फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा म्यूटिलेशन किया गया था, हिंदू फीमेल्स के साथ किया गया था। तो ये जो है कहीं ना कहीं रिलीजियस बाइगॉटरी को भी शो करता है। जब इस एरिया में इतना ज़्यादा जो है कम्युनलाइजेशन हो गया तो मॉडर्न जो खिलाफत लीडर्स थे, जैसे कि हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें और जो बाकी जितने भी खिलाफत के लीडर्स थे, उन्होंने लेमेंट किया इस रिवेलियन से और अपने आप को एलिनेट कर दिया, मतलब अलग कर दिया, क्योंकि हिंदू सिंपैथी जो है बिल्कुल अगेंस्ट हो गई थी इस रिबेलियन की। तो हिंदूज जो है इनके मतलब, क्योंकि ये रिबेलियन में बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स किए जा रहे थे, कम्युनल एंगल दिया गया, तो अल्टीमेटली जो सिंपैथी थी वो रिबेल्स से हट गई थी, हिंदूज़ की सिंपैथी रिबेल्स से हट गई थी। अब कुन हामिद हाजी जो है लीडर के रूप में कैसे इमर्ज हुए। हाजी की अगर हम बात करें तो टोटल 3 बड़े जो है लीडर्स थे इस रिबेलियन के, उनमें से एक हाजी थे। हाजी को जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सबसे ज़्यादा मर्डरस के रूप में देखा है। 1866 में इनका जन्म हुआ था और इनके जो फैमिली और रिलेटिव्स थे उनमें से इनमें से एक जो है मापिला आउटब्रेक्स और आउटरेजेस में इन्वॉल्व थे 19th सेंचुरी में। तो इसीलिए ये फैमिलियर थे कि शहीद जो है वो हो गए थे इनके फैमिली मेम्बर, क्योंकि उन्होंने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट लड़ाई की थी और उनके जो हेल्पर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी और ज़्यादातर जो अपर कास्ट हिंदूज़ के ऊपर अगेंस्ट लड़ाई की थी। बहुत सारे ऐसे आउटब्रेक होते रहे हैं मालाबार रीजन में 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, बट जो मोपला रिवेलियन था वो सबसे ज़्यादा डेडली और आउटरेजियस था। ये एक वन ऑफ द मेन एक्टर्स थे इस रिबेलियन के। बहुत जो है ये अगर आप बात करें तो बहुत जो है मैग्नेटिक लीडर थे। अपनी कम्युनिटी को जो है मोबिलाइज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे और बहुत अच्छे से ये गुरिल्ला वारफेयर कर सकते थे। खिलाफत मूवमेंट जब लॉन्च हुआ 1919 में, तो इसमें एक फ्रेश जो है स्टिमुलस मिल गया कि हम मापिलास की जो ग्रेवियंसेस है उसको हम सपोर्ट कर सकें। तो ये जो सेंस ऑफ इनजस्टिस था इसको लिंक किया गया पैन इस्लामिक सेंटिमेंट के साथ और इससे कहीं ना कि ओटोमन एम्पायर गिरा दिया गया है। ओटोमन खलीफा जो है इरेलेवेंट हो गई है। हाजी जो है उन लोगों में से थे मालाबार रीजन में जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इस एजिटेशन की जील से। रिबेलियन के वक्त उन्होंने इंडिविजुअली बहुत सारे अटैक्स को लीड किया जहां पर इंडिविजुअल्स के ऊपर अटैक किए गए थे। इन्होंने मुस्लिम्स के ऊपर भी अटैक किया, ऐसे मुस्लिम जो ब्रिटिशर्स के ऊपर के साथ लॉयल थे। कंटेम्प्रेरी अकाउंट ये जो है बताते हैं कि उन्होंने जो है फेवर मतलब वो हिंदू के कन्वर्जन के फेवर में इतने ज़्यादा नहीं थे। अब इम्पैक्ट क्या हुआ प्रोटेस्ट का। रिबेलियन जो मोपलास की थी वो रिलीजियस आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी और ये जो है यहाँ पे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में खिलाफत गवर्नमेंट की बात यहाँ पे की गई थी मोपला रिबेलियन में। इससे जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट बिल्कुल ख़राब हो गया मालाबार में। फैनेटाइजेशन हो गया, कम्युनलाइजेशन हो गया ग्रुप्स के बीच में।
फिर जो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी इस एरिया मतलब उभर के आ गए थे, क्योंकि जब आप रिलीजियस आइडियोलॉजी को जो है फैन करते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट के बेसिस पे अगर कोई रिबेलियन करते हैं तो फेनेटिसिज्म आ जाता है, एक्सट्रीमिज़म आ जाता है। और फेनेटिज्म और एक्सट्रीमिज़म को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है यूज़ किया गया, जिससे कि कम्युनल टेंशन को क्रिएट किया जा सके और कांग्रेस के खिलाफ भी मोबिला रिबेलियंस के बीच में मन में एनिमोसिटी जगा दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस एक नेशनलिस्टिक पार्टी थी उस वक्त और बिल्कुल अगेंस्ट थी इस कम्युनल मोबिलाइजेशन के। तो कांग्रेस ने अपने आप को जैसे ही इस रिबेलियन से अलग किया, कांग्रेस के खिलाफ भी एनिमोसिटी जो है जनरेट हो गई थी मोबिला रिबेल्स के अंदर। तो जो अकाउंट्स हैं अभी रिबेलियन के, देखिए काफ़ी एग्जाजरेटेड अकाउंट्स हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी है हमारी उस वक्त की, और वहाँ पे जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पर जो हुआ उन लोगों के द्वारा, मतलब कि जो हिंदूज थे जिनके ऊपर जो है अटैक्स किए गए थे इस रीजन में, तो ये कहीं ना कहीं इवन एजुकेटेड मुस्लिम कम्युनिटी जो थी मलाबार की, उसको उनके अंदर भी जो है ये उनको भी ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। जिस तरह देखिए एक रिबेलियन को शुरू करना आसान होता है, उसके बाद जब आपने रिलीजियस बेसिस पे किसी रिबेलियन को शुरू कर दिया, फिर किस डायरेक्शन में वो रिबेलियन जाएगा उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे इवन वो भी जो है इस रिबेलियन से अलग हो गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटी इस रिबेलियन में अल्टीमेटली फैन आउट हुई थी, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। कम्युनिटी स्टैग्नेशन से बचाने के लिए उन्होंने रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और रिलीजियस इग्नोरेंस से दूर होने की बात की एजुकेटेड मुस्लिम्स ने। पोस्ट रिबेलियन मुस्लिम रिफॉर्म जो है किया गया मालाबार रीजन में, और कैंपेनिंग की गई ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट, जिससे कि इस तरह का रिबेलियन दोबारा ना हो और रिलीजियस सेंटिमेंट को कर्ब किया जा सके, फैनेटिज्म को कर्ब किया जा सके। तो ये एक रिबेलियन के अल्टीमेटली एक जो अच्छी चीज़ निकल के आई थी वो टोटल ये हुआ कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी उसके बाद कम हो पाई और जो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हो पाया था मालाबार रीजन के अंदर। आज की डेट में अगर आप मालाबार में देखेंगे तो अल्टीमेटली काफ़ी जो एक बड़ा मुस्लिम सेक्शन है काफ़ी अच्छे से वेल इस्टेब्लिश्ड है। उन्होंने अपना जो है काफ़ी एडवांसमेंट किया, रिलीजियस एडवांसमेंट किया, अपना जो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट भी हुआ है उनका, और एजुकेशन के वाइज भी रिफॉर्म हुए हैं, एडवांसमेंट हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये एक अच्छी चीज़ बाद में रिबेलियन के बाद हुई कि वहाँ से एक रिफॉर्म का प्रोसेस जो है उस कम्युनिटी में शुरू हो पाया था। तो ये मालाबार रिफॉर्म के जो प्रोटेस्ट जो रिबेलियन था उसके बारे में आप और पढ़ सकते हैं, आपकी हिस्ट्री विक्स में क्या दिया हुआ है और सारी चीज़ कहाँ पे क्या हुआ था, कौन कौन से लीडर्स थे। 3 लीडर्स की बात हुई है ना, हमने एक ही लीडर अभी नाम लिया है। तो ये जो है आपके MCQ में आ सकता है, विच ऑफ दीज वर द मेजर लीडर्स ऑफ मोपला रिबेलियन ऑफ 1921। तो आप इसको जो है याद कर लीजिए अच्छे से, और साथ साथ आपका ये मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है मोपला रिबेलियन के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ये आपका पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।